गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 3rd ग्लिम्पसेज ऑफ द पास्ट। पास्ट की झलकियाँ। ग्लिम्पसेज मीन्स होती है झलकियाँ, यानी कि भूतकाल की झलकियाँ। भूतकाल में क्या कुछ हुआ, हमारी हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ। वैसे ये लेसन इंग्लिश में है, लेकिन टोटली हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या लिखा है इस लेसन में। बिफोर यू रीड, तुम्हारे पढ़ने के पहले। हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। कि यहाँ हमारे देश की 1757 से लेकर 1857 तक के इतिहास की कुछ चित्र में झलकियाँ हैं। पिक्टोरियल का मतलब चित्र में। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857। ये तस्वीरें और स्पीच बबल यानी कि वॉइस स्पीच में जो लिखा हुआ है वो आपकी 1857 में हुई क्रांति, जिसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, तक की उन दशाओं के बारे में, उन स्थितियों के बारे में समझने को सहायक होगी जो कि इसका कारण बने। यानी कि ये तस्वीरें और स्पीच बबल्स आपको उन परिस्थितियों के बारे में समझने में, स्पष्टता करने में सहायक होगी जिन्होंने कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति की घटना का नेतृत्व किया, वहाँ तक पहुँचे। तो अपने इसमें इसे पार्ट्स में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट दिया गया है द मार्टियर्स, यानी कि शहीद। तो पहले देखिए टॉप में लेफ्ट साइड में एट ए फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर एक फंक्शन था, वहाँ के बारे में ये तस्वीर हमें बता रही है, जिसमें कि एक लेडी अपने को दिखाई दे रही है। वो हमारी गायिका लता मंगेशकर है और उसने क्या बोला शहीदों के बारे में वो बताया गया। O my countrymen, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs। तो आपने भी सुना होगा एक सॉन्ग इनका, बहुत ही अच्छा, दिल को छू लेने वाला। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। यानी कि ये सॉन्ग के बारे में बताया गया है कि दिल्ली के एक समारोह में, एक फंक्शन के दौरान लता मंगेशकर ने एक सॉन्ग प्रस्तुत किया उन शहीदों के लिए, और उन्होंने गाया था कि ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। तो उसी के बारे में ये पिक्चर हमें बता रही है। सेकंड नंबर है द कंपनी कंक्वेस्ट 1757 टू 1849। कंपनी की जीतें, यानी कि कंपनी की विजय कौन कौन सी थी। 1757 जब कंपनी भारत के अंदर प्रवेश करती है, उसके बाद 1757 से लेकर 1849 तक की घटनाएं इस सेकंड पार्ट में हमें बताई गई है। तो लेफ्ट साइड में फर्स्ट पिक्चर में देखिए जहाँ इंडिया का मैप दिया हुआ है। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extended its power in 18th century इंडिया। अपने सर्वश्रेष्ठ हथियारों के साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में भारत में अपनी शक्ति का विस्तार कर रही थी। यानी कि उनके पास सर्वश्रेष्ठ हथियार थे भारतीयों के बजाय। जो भारतीय शासक थे उनके पास उतने अत्याधुनिक हथियार नहीं थे जितने कि उस समय के अनुसार जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके पास थे। इंडिया 1765 के अंदर जो भारत था, जिसके अंदर ये देखिए इधर का पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो उस टाइम की बात है। जो येलो कलर में दिया गया है इंडिया का मैप, इसका मतलब है कि वहाँ पर भारतीय राजाओं का शासन था, और जो पिंक कलर में दिया हुआ है वहाँ पे ब्रिटिश टेरिटरी यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था।
अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेश थे, जो कि अपने देख सकते हैं कौन सी साइड में है, ईस्ट साइड में है, ईस्ट में है ना, जहाँ बंगाल और ये उड़ीसा वगैरह है उस साइड में। सेकंड देखिए इसी में इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय राजा थे वे शॉर्ट साइटेड थे, यानी कि अदूरदर्शी थे, दूर के बारे में सोचने वाले नहीं थे। वे उस समय तुरंत यानी कि अपने सुख और सुविधाओं पर अधिक ध्यान दे रहे थे। दैट अपस्टार्ट राजा वह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, यानी कि वह उस समय के राजाओं की दूरदर्शिता के कारण हुआ कि उन्होंने अंग्रेज व्यापारियों को वहाँ पे बुलाया और वे चाहते थे दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, और वो आपस में बातें करते थे कि वे हमें उसे हराने में सहायता करेंगे। अपस्टार्ट का मतलब होता है पूर्व का नवाब, यानी कि कहने का मतलब यहाँ इस पिक्चर में बताया गया है कि एक राजा जो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो अपने दरबारियों से मंत्रणा कर रहा है और वो कहता है कि अगर अपने उस दूसरे राजा को, मान लो कोई एक राजा है जिसे वो हराना चाहता है, तो वो कहता है कि उसके लिए हमें इंग्लिश व्यापारियों की सहायता लेनी चाहिए, उनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, वेपन्स है, वो हमारी इसमें सहायता करेंगे, इसलिए हमें उन्हें बुलाना चाहिए। इसी पे नीचे देखिए द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, और ऐसे लगातार युद्धों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से लोगों के अंदर किसी भी तरह की कोई शांति नहीं थी। द रिवेलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन, और इस प्रतिद्वंदिता, रिवेलरीज का मतलब प्रतिद्वंदिता या होड़, ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता प्रदान की कि यह आसानी से एक एक करके भारतीय राजाओं को अपने अधीन बना सके, यानी कि ये आपसी होड़, एक राजा दूसरे राजा को जीतना चाहते थे, उनके लिए अपना एक क्षेत्र जो अधीन था वही एक देश था, उनके लिए पड़ोसी अगर कोई रियासत भी थी तो वो उनके लिए एक विदेश की तरह था, तो उन्होंने तो अपने पड़ोसी को ही विदेश माना होता, लगातार उन्हीं से लड़ते थे झगड़ते थे, और जो बाहर से आए हुए अंग्रेज़ थे उन्हें अपना मित्र मान रहे थे, और इसी होड़ की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो उसे एक एक करके राजाओं को अपने अधीन करने में सहायता मिली। ए फार सिंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फॉर द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। इसी दौरान एक दूरदर्शी शासक जो कि मैसूर का टीपू सुल्तान था, जो बहादुर शासक था, वह मरने तक अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़ा, यानी कि एक दूरदर्शी शासक भी था मैसूर का टीपू सुल्तान, जिसे पता था कि इन अंग्रेज़ों का यहाँ पर रहना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वह बहादुरी से जब तक मरा अंग्रेज़ों से युद्ध करता रहा। उसके बाद में जो हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये विजय थी, जो जीतें थी, उनके बारे में भारतीयों के क्या विचार थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। रिएक्ट मतलब प्रतिक्रिया, उनका रिएक्शन कैसा था। तो हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही चीज़ को कोई अच्छा मानता है कोई बुरा मानता है, तो वैसा ही तो देखते हैं फर्स्ट साइड लेफ्ट में जो दिया हुआ है, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब ये लोग आपस में बातचीत कर रही हैं। फर्स्ट बोलता है कि भगवान का शुक्र है कि अब वहाँ हमारे देश के अंदर शांति है, ना कोई और युद्ध हो रहे हैं और ना ही लुटेरों के द्वारा लूटा जा रहा है। ठग का मतलब लुटेरे, लूटिंग मतलब लूटने की घटना, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि ये भगवान का शुक्र है कि अब हमारे देश के अंदर शांति है और लुटेरों के द्वारा लूटा नहीं जा रहा है। सेकंड बोलता है इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, और वो कहता है ये भगवान ही है जो सभी की रक्षा करता है और उन्होंने ये अंग्रेज़ों को यहाँ भेजा है। थर्ड बोलता है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, और वो कहता है कि हमारा भाग्य उनसे जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ क्या रिएक्शन है देखते हैं। द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स,
उसने कहा। पहला व्यक्ति कहता है कि इन गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को मार दिया और उन्हें सिंहासन से उतार दिया। डिथ्रोन का मतलब सिंहासन से उतारना, यानी कि छीन लेना, उनके सिंहासन छीन लेना। सेकंड बोलता है नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, और वो सेकंड बोलता है कि अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। तो थर्ड बोलता है सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, और तीसरा व्यक्ति बोलता है कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे लेकिन वो इस भूमि के तो थे, यानी कि अपने तो थे, पराये तो नहीं थे, इसलिए वो जैसे भी थे अच्छे थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल। पिछले में हमने पढ़ा था कंपनी की विजयों के बारे में जो 1757 से 1849 तक थी। अब थर्ड पॉइंट में हमने पढ़े जा रहे हैं अंग्रेज़ों का शासन उस समय क्या था। 1765 to 1836, जो कि 1765 से 1836 तक है। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, यानी कि धार्मिक नेताओं ने, धार्मिक गुरु जो थे, उन्होंने छुआछूत और बाल विवाह से संबंधित विचारों के उपदेश दिए। यानी कि उस समय अंग्रेज़ों के शासन में 1765 से 1836 तक कुछ धर्मगुरु भी हुए जो अपने अपने धर्मों का प्रचार कर रहे थे। कोई छुआछूत के बारे में अपने विचार रख रहा था, कोई बाल विवाह के बारे में रख रहा था, कोई उसे उचित ठहरा रहा था, कोई गलत ठहरा रहा था। तो ये सब, तो फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं एनीवन हु क्रॉसेज द सीज लॉजेज हिज रिलीजन। तो ये कोई एक धर्मगुरु बैठा हुआ है, उपदेश दे रहा है कि जो कोई भी व्यक्ति सागर को पार करता है तो वह अपना धर्म खो देता है। उसी के राइट साइड में ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू मैन, ये एक धार्मिक गुरु या धर्म गुरु जो उपदेश दे रहे हैं कि इस विश्व में जितनी भी दयनीयता है वो सभी औरतों के कारण है। अब देखिए किस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। क्या इन्हें कोई पूछ सकता है कि औरत ही क्यों है, और अगर औरत को आप ऐसा मानते हो तो आपने भी एक जन्म औरत की कोख से ही तो लिया है। बट जो भी हो, देखते हैं नेक्स्ट। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। उसके बाद में ये लिखा है, अब जो स्पीच बबल में दिया हुआ है ना, ये तो उनके कथन है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो ऊपर अलग से दिया हुआ है ये हमारे लिए सूचना है कि इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ हुआ था, वो फैक्ट दिए हुए। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम। सत्य तो ये था कि भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था, यानी कि बात तो ये थी कि भारतीयों ने ही अपना आत्मसम्मान खो दिया था। द ब्रिटिश स्कॉर्न्ड देम, और अंग्रेज है वो उन्हें अपमानित करते थे। स्कॉर्न का मतलब अपमानित करते थे। तो कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो उसे हर कोई अपमानित करेगा। और उसके बाद में एक कन्वर्सेशन चल रहा है वो दिखाया गया नीचे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो ये अंग्रेज कोई बैठा हुआ है जो बता रहा है कि यहाँ इस राष्ट्र के लोग हैं वो विश्वास के काबिल नहीं है, अनवर्दी, अयोग्य हैं, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ईमानदारी में भी सक्षम नहीं है, वो ईमानदार नहीं है। तभी एक चापलूस कोई भी इंडियन हो सकता है जो कि बोलता है ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, वो कहता है महाराज ये सत्य है परंतु मैं तो ईमानदार हूँ। यानी कि ये व्यक्ति हम जिसने कि सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है, जैसा कि ये व्यक्ति दिखाया गया है, अब इसमें आत्मसम्मान की कोई चीज़ नहीं है। और ये उनके सामने खड़ा हुआ जब इनके दूसरे भाइयों की यहाँ पे बुराई की जा रही है और उन्हें बोला जा रहा है कि वे विश्वास के योग्य नहीं है, वो बेईमान है, तो भी ये क्या कहता है कि हाँ ऐसा है परंतु मैं ऐसा नहीं हूँ। अब बताओ ये जो दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं तो वो इसके बारे में भी ऐसा ही सोचते होंगे। Being merchants, the British wanted quick profits. Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields. व्यापारी होने के कारण अंग्रेज तीव्र लाभ चाहते थे, यानी कि तेज़ी से अधिक लाभ कमाना चाहते थे, और उनके भारी करों ने किसानों को अपने खेतों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। यानी कि जब उन पर अत्यधिक कर लगाए गए जो कि उनकी फसल से भी ज़्यादा थे, तो
पूरी मेहनत करने के बावजूद भी जब उन्हें खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था तो हार कर उन्होंने अपनी ज़मीनों में खेती करना ही छोड़ दिया। जैसा कि इसमें कन्वर्सेशन दिखाया गया है, एक अधिकारी यहाँ पे पहुँचा हुआ है, वो किसानों से बात कर रहा है। कोई एक किसान है, उसे क्या कह रहा है, बट यू आर मैन अटैकिंग ऑल माई क्रॉप्स। ये व्यक्ति बोल रहा है, और वो क्या कहता है उस अधिकारी से, वो कहता है कि परंतु तुम्हारे आदमी तो हमारी सारी फसल ले जाते हैं। तो ये बोलता है, यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम अभी भी कर्जदार हो, ऋणी हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, यदि अगले सप्ताह तक तुमने वो कर्ज अदा नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अभी भी अंग्रेज अन्य तरीके खोज रहे थे जो कि उन्हें और अधिक लाभ उपलब्ध करवाए। यानी कि अभी भी अंग्रेज इतना कुछ करने के बाद भी, किसानों को भूखमरी तक पहुंचाने के बाद भी अन्य तरीके खोज रहे थे कि किस तरह से भारत को और लूटा जा सकता है, किस तरह से और अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो क्या बोलते हैं ये, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एन इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉड इनटू इंडिया। तो ये व्यक्ति बोलता है कि जो वस्तुएं इंग्लैंड के अंदर निर्मित होगी, तो जब वो भारत के अंदर बेचने के लिए लाई जाएगी तो उन पर कोई आयात कर नहीं लगाया जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब आयात कर, मैन्युफैक्चर्ड मतलब बनना, निर्मित करना, गुड्स मीन्स वस्तुएं। यानी कि उन्होंने एक रूल बना दिया कि अगर इंग्लैंड के अंदर बनी हुई कोई वस्तु है और उसे भारत में बेचने के लिए लाया जाता है तो उस पर कोई भी आयात कर नहीं लगेगा। तो सेकंड व्यक्ति बोलता है, ए गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून ने भारतीय उद्योगों को पंगु बनाना शुरू कर दिया। पंगु बनाना मतलब अपंग बना देना, जो कि चल नहीं सकती, यानी कि उनका चलना दुष्कर कार्य हो गया, यानी कि वो नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई, बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड, और उसी समय एक अनिवार्य अकाल भी पड़ा। फेमिन्स अकाल, सूखा। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। यानी कि वो अकाल 1822 से 1837 तक रहा और जिसमें कि 15 लाख लोग जो भारतीय थे वो भूखमरी से मर गए। 15 लाख भारतीय भूखमरी से मरे। सिर्फ उनके पास खाने के लिए दाना नहीं था, अपना पेट पालने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। तो सोचिए कितनी दुर्दशा हो रही थी उस समय। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिशियंस एंड द बिजनेस। और अंग्रेज़ों की नीतियों ने तो विशेषज्ञ कलाकारों और उनके व्यापार को भी बर्बाद कर दिया। यानी कि जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग थे, जो किसी भी तरह अपना कोई बिजनेस कर रहे थे, या कोई कलाकार जो अपनी कोई तस्वीरें बनाते थे, या फिर कोई छोटे मोटे कपड़े बुनते थे, बुनकर थे, यानी कि जो भी हस्त कारीगर थे, उन सभी को बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट 4th नंबर, राम मोहन रॉय। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।